हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर क्रमांक 10 से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में, जहां आज हम लोग चैप्टर 10 से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर देखने वाली हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर के साथ में जो भी आप लोगों को प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर के साथ में आप लोगों को इसको प्रैक्टिकली भी समझाया जाएगा कि किस प्रकार से यह प्रश्न है आप लोगों को प्रैक्टिकल इसका कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं आप लोगों को चैप्टर क्रमांक 10 से संबंधित प्रश्नोत्तर कराता हूं। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए दिया गया है कि एक डेटाबेस में एक टेबल से संबंधित कौन कौन से लाभ देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो जो डेटाबेस है, डेटाबेस में हमें कई प्रकार के लाभ देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला लाभ आप लोग देख सकते हैं कि एक रिलेटेड डेटा में रिडंडेंसी को रोकने में मदद मिलती है। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर रिडंडेंसी किसे कहते हैं। तो जब कोई डेटा डुप्लीकेशन होता है हमारे डेटाबेस में, तो उसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। तो डेटा की रिडंडेंसी रोकने के लिए यहाँ पर हमें डेटाबेस टेबल का उपयोग करते हैं, या फिर हम इसमें रिलेट करके या फिर संबंध बना के रिडंडेंसी को रोक सकते हैं। दूसरा आता है, यह हटाए गए डेटा को सिंक से बाहर रखने में एवं खोए हुए डेटा को डिलीट होने से बचाने में मदद करता है। इसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहा जाता है। जब हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का उपयोग करते हैं, तो इसमें जब किसी एक टेबल को दूसरी टेबल से रिलेट किया जाता है, तो जब एक टेबल में से डेटा हटाया जाता है या उसमें जोड़ा जाता है, तो ऑटोमेटिकली वह डेटा दूसरी टेबल से भी हट जाए, या फिर जब जोड़ते हैं तो जुड़ जाए। तो इसके लिए भी हमें डेटाबेस में लाभ देखने के लिए मिलता है। तीसरा बिंदु आता है कि टेबल के बीच में संबंध बनाना एवं यूजर को रिलेटेड फील्ड में अमान्य डेटा को दर्ज करने से रोकता है। तो जब हम किसी दो टेबल के बीच में कोई यहाँ पर रिलेशन बना देते हैं, तो उन रिलेशन के माध्यम से हम एक फील्ड से में कोई अगर डेटा एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जिस फील्ड से संबंधित हम डेटा उसमें डाल रहे हैं, तो उसमें जिस प्रकार का डेटा टाइप उपयोग किया गया है, केवल उसी प्रकार के डेटा टाइप का डेटा ही हम उसमें प्रविष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास मोबाइल नंबर की एक फील्ड है, तो चूँकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है और यह एक नंबर टाइप का डेटा है, तो इसके लिए हम केवल नंबर एवं 10 डिजिट ही उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की फैसिलिटी भी हमें डेटाबेस में देखने के लिए मिलती है। अगला बिंदु आता है, मास्टर टेबल में किए गए कोई भी अपडेशन ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन टेबल में दिखाई देता है। तो जब मैं पहले ही इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, या फिर जब हम अपने टेबल में यहाँ पर रिलेशन का उपयोग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यदि हम कोई मास्टर टेबल यानी कि जो आपकी प्रारंभिक टेबल होती है, उसमें अगर कोई चेंजेस करते हैं, अपडेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे जुड़ी हुई टेबल में वह चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। बात करें इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यह प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, आ रिलेटेड डेटा हेल्प प्रिवेंट रिडंडेंसी। सेकंड पॉइंट इज दिस हेल्प टू कीप द डिलीटेड डेटा आउट ऑफ द सिंक एंड टू प्रिवेंटेड द लॉस्ट डेटा फ्रॉम बीइंग डिलीटेड। This is called referential integrity. Third point is creating a connection between the tables and prevents the user from entering invalid data in the related field. And last point is any updating made in the master table automatically appears in the transaction table. चलिए बच्चों, बात करें दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न आता है रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर रिडंडेंसी या फिर इनकंसिस्टेंसी किसे कहते हैं। हमारे डेटा में या हमारे डेटाबेस में रिडंडेंसी क्यों आती है, या किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि रिडंडेंसी आ रही है, किस प्रकार से हम इनकंसिस्टेंसी की पहचान कर सकते हैं, एवं किस प्रकार से इसे दूर किया जा सकता है, हम इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बताया गया है डेटा की रिडंडेंसी का। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यह एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट फीस। स्टूडेंट फीस नाम की टेबल में यदि हम बात करें, तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि आप लोग जैसे कि देख रहे हैं स्टूडेंट फीस की ये टेबल है। तो स्टूडेंट फीस की टेबल में आप लोग सरनेम यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको जी नेम दिया गया है, यहाँ एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर सुबर्ब दिया गया है, फीस ड्यू दी गई है, और यहाँ पर पेड का ऑप्शन दिया गया है।
जबकि एक अन्य टेबल है जो कि आपकी स्टूडेंट हिस्ट्री की टेबल है। इस स्टूडेंट हिस्ट्री टेबल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सरनेम दिया गया है, यहाँ पर जी नेम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, सब्जेक्ट नेम दिया गया है, कोर्स 1 एवं कोर्स 2 करके हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। साथ में एक और तीसरी टेबल है लाइब्रेरी की, तो इस लाइब्रेरी में भी आपको सरनेम दिया गया है, जी नेम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है और सुबह दिया गया है, बुक 1 दिया गया है एवं बुक 2 दिया गया है। अब बात करें कि यहाँ पर डेटा रिडंडेंसी किस प्रकार से हो रही है, तो जब हम फर्स्ट टेबल को देखते हैं तो फर्स्ट टेबल में हमें सरनेम देखने के लिए मिलता है, सेकंड टेबल में भी हमें सरनेम देखने के लिए मिलता है एवं लास्ट टेबल लाइब्रेरी टेबल में भी हमें सरनेम देखने के लिए मिलता है। जबकि जी नेम जो है वो भी हमें तीनों टेबल में देखने के लिए मिलता है, एड्रेस भी हमें तीनों टेबल में देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर जो आपका सब दिया गया है ये भी हमें तीनों टेबल में देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो एक ही डेटा तीनों टेबल में बार बार आ रहा है, जिससे कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो डेटा का साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डेटा का साइज बढ़ जाएगा, साथ ही हमें कई तरह की अन्य समस्याएं जैसे इसको समझने में कठिनाई हो सकती है या अन्य तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम कुछ ना कुछ एक ऐसा उपाय करेंगे तो कि जिससे कि हम किसी स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी दे दें और केवल वह उस यूनिक आईडी का उपयोग करके ही हम उसकी पूरी की पूरी जानकारी कहीं पर स्टोर कर सकें। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कोई टेबल डिजाइन करेंगे जिसके लिए हम उस बच्चे को एक यूनिक आईडी देंगे। उस यूनिक आईडी के माध्यम से हम इस डेटा को रिलेट करेंगे, जिसमें आपका स्टूडेंट की फ़ीस भी होगी, स्टूडेंट की हिस्ट्री भी होगी एवं उसकी जो लाइब्रेरी का स्टेटस होगा, लाइब्रेरी से जो वो बुक पर आपका बोरो करेगा या जो कुछ भी वहाँ पर आपका एक्टिविटी होती है, तो उस तरीके की जो भी जानकारी होगी उस स्टूडेंट आईडी के अंतर्गत ही वह सारी जानकारी आपकी उपलब्ध कराई जाए। तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ अगला अगर हम देखें तो दूसरा जैसे कि अगला बताया गया है सोर्सेस ऑफ इनकंसिस्टेंसी के लिए। तो अभी में हमने जो बात की है वो रिडंडेंसी की बात की है, जहाँ पर एक ही प्रकार का डेटा आपको एक टेबल में कई बार देखने के लिए मिल सकता है या अन्य टेबल में वह डेटा देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन बात करें इनकंसिस्टेंसी की, तो इनकंसिस्टेंसी में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये आपको कुछ सोर्सेज दिए गए हैं जहां से यह डेटा आपका जंप करके एक टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पर रिसर्च दिया गया है और यहाँ पर इनका एफिलिएशन दिया गया है। तो एफिलिएशन में यदि हम देखें तो यहाँ पर आपका यूनिवर्साइटेड डी एलिगेंट दिया गया है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 जगह पर यह हमें देखने के लिए मिल जाता है। उसी प्रकार से दूसरा डेटा भी हमें 2 जगह देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके लिए भी हम कुछ एक यूनिक आईडी का उपयोग कर सकते थे जहाँ, या फिर इसके लिए हम कुछ अलग कुछ फिल्टर का उपयोग कर सकते थे जहाँ से इस डेटा रिपीटेशन से बचा जा सकता था। तो इसी को हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं कि एक ही प्रकार का डेटा अलग अलग सोर्सेज से या अलग अलग चैनल के माध्यम से किसी एक टेबल में बार बार आता है, तो इसको हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे और इससे बचा जा सकता है। तो इस टेबल में आप लोग देख रहे हैं या इस ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो एक टेबल है उस टेबल को कई सारे भागों में या कई सारे उपभागों में यहाँ पर तोड़ दिया है, जिसमें सबसे एक आपका सर्वे के नाम से दे दिया है, एक एंट्री के नाम से, एक आंसर के नाम से एवं एक क्वेश्चंस के नाम से दे दिया गया। साथ ही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक यह है कि यहाँ पर जो भी उपयोग किया गया है, यहाँ पर एक सर्वर आईडी उपयोग की गई है, यहाँ पर एक एंट्री आईडी उपयोग की गई है और यहाँ अगर हम देखें तो इस सर्वर आईडी को इससे यहाँ पर लिंक किया गया है। तो जैसी जो सर्वर आईडी होगी, जैसे यहाँ पर हम कुछ एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ का जो डेटा होगा वह इसके पास पहुँच जाएगा। वैसे ही नीचे की ओर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो एंट्री आईडी है वो यहाँ पर डाली गई है, क्वेश्चन आईडी यहाँ पर दी गई है, साथ ही यहाँ पर आंसर भी दिया गया है एवं यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आईडी दिया गया है, सर्वर आईडी दिया गया है और क्वेश्चन भी दिया गया है। तो जब हम कोई क्वेश्चन आईडी यहाँ से यहाँ आंसर में पुट करते हैं तो जो क्वेश्चन से संबंधित जो भी आपका आंसर होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, या फिर अगर हम केवल सर्वर आईडी ही डालते हैं तो सर्वर आईडी में जो भी उससे रिलेटेड क्वेरी होगी वो हमें यहाँ पर शो होने लगेगी। तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा डेटा उसका शो ना हो करके कुछ ज़रूरी संदेश ही हमें यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम डेटा रिडंडेंसी या डेटा इनकंसिस्टेंसी से बच सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं
कि इसका उत्तर क्या और किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेटा रिडंडेंसी एंड कंसिस्टेंसी को नियंत्रित करने के लिए कुछ उत्तर दिया गया है। तो सबसे पहले तो बताया गया है कि रिडंडेंसी का अर्थ क्या होता है। तो डेटाबेस में डेटा रिडंडेंसी का अर्थ है कुछ डेटा फील्ड डेटाबेस में दोहराए जाते हैं, जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि यहाँ पर हमें कुछ फील्ड्स अपने डेटा में देखने के लिए मिलते हैं जो कि बार बार आते हैं। यह डेटा पुनरावृत्ति या तो तब हो सकती है जब किसी फील्ड को दो या अधिक तालिकाओं में दोहराया जाता है या यदि फील्ड तालिका के भीतर दोहराई जाती है। तो जैसा हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि या तो एक से ज़्यादा टेबल में बार बार कोई डेटा आपका आ रहा है या फिर एक ही टेबल में कोई डेटा आपका बार बार आ रहा है, तो उसे ही हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। एक डेटाबेस में कई कारणों से डेटा कई बार दिखाई दे सकता है। उदाहरण के लिए एक दुकान में एक ही ग्राहक का नाम कई बार दिखाई दे सकता है यदि उस ग्राहक ने विभिन्न तारीखों पर कई अलग अलग उत्पाद खरीदे हों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कुछ अलग अलग सामान या अलग अलग प्रोडक्ट परचेस करता है अलग अलग डेट में, तो उसका जो नाम है वो हमें कई जगह पर शो होगा क्योंकि उसने अलग अलग डेट में कई सारे प्रोडक्ट वहाँ से परचेस किए हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, क्या इसके नुकसान है। तो डेटा रिडंडेंसी का नुकसान सबसे पहले आता है। तो डेटा रिडंडेंसी को अपन लोग हिंदी में डेटा अतिरेक भी बोलते हैं। तो डेटाबेस का आकार अनावश्यक रूप से बढ़ता है। जब रिडंडेंसी होती है, बार बार डेटा आता है तो उसका आकार बढ़ता है। दूसरा, डेटा असंगति का कारण बनता है। इसका असंगति को इंग्लिश में इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो जब आपका डेटा बार बार आता है तो इससे इनकंसिस्टेंसी की समस्या बढ़ जाती है। अगला बिंदु आता है डेटाबेस की दक्षता घट जाती है और डेटा भ्रष्टाचार का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर यह कुछ नुकसान हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है, तो डीबीएमएस में इस तरह की डेटा अतिरेक या डेटा रिडंडेंसी को डेटाबेस सामान्यीकरण या फिर नॉर्मलाइजेशन द्वारा रोका जा सकता है। और यह नॉर्मलाइजेशन आप डेटा को बेस को अलग अलग टेबल में तोड़ करके या फिर उनके बीच में संबंध बैठा करके कर सकते हैं। इसी के बाद यदि हम देखें कि इसको और किस प्रकार से समझ सकते हैं या इसका इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसका उत्तर लिखेंगे। डेटा रिडंडेंसी इन डेटाबेस मीन्स दैट सम डेटा फील्ड आर रिपीटेड इन द डेटाबेस। दिस डेटा रिपीटेशन may occur either if a field is represented in two or more tables or if the field is repeated within the table. Data can appear multiple times in a database for a variety of reasons. For example, a shop may have the same customer's name appearing several times if that customer has bought several different products at different dates. Disadvantage of data redundancy: increase the size of the database unnecessary, cause data inconsistency. Third point is decrease efficiency of database, or last point is may cause data corruption. Such data redundancy in DBMS can be prevented by database normalization. बच्चों, और यदि हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है संदर्भात्मक अखंडता को परिभाषित करें। डेटाबेस में संदर्भात्मक अखंडता कौन रखता है, तो यहाँ हम इसका उत्तर देखते हैं। संदर्भात्मक अखंडता के सिद्धांत के अनुसार डेटाबेस में कोई अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लिब्रे ऑफिस बेस हमें ऐसे मामलों में संदर्भात्मक अखंडता बनाए रखने या चुनने के लिए 4 विकल्पों का पालन करने की अनुमति देता है। तो जैसे कि इसका एक उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से हम संदर्भात्मक अखंडता को समझ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि कोई स्टूडेंट है जिसकी एडमिशन संख्या 1000 बने या कुछ भी उसकी एडमिशन संख्या हो सकती है एवं उसका डेटा यदि मास्टर टेबल में उपलब्ध नहीं है या फिर वहाँ से डेटा हटा दिया जाता है, तो यह डेटा ट्रांजैक्शन टेबल में भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए एवं यदि डेटा वहाँ से हटाया गया है तो ट्रांजैक्शन टेबल से भी उस डेटा को हटा देना चाहिए या ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाना चाहिए। इसी को हम संदर्भात्मक अखंडता कहते हैं, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि डेटाबेस में कोई भी अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यू का मतलब है, क्योंकि फॉरेन की हम जानते हैं तभी बनती है जब एक डेटा की प्राइमरी की को किसी दूसरे डेटाबेस में उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर मास्टर टेबल की यदि हम प्राइमरी की का उपयोग किसी सेकंड टेबल में कर रहे हैं तो उसको फॉरेन की कहते हैं, एवं उससे संबंधित जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम फॉरेन की वैल्यू कहेंगे। तो यदि कोई डेटा मास्टर टेबल में उपलब्ध नहीं है तो वह डेटा आपका ट्रांजैक्शन टेबल में भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम कुछ और 4 बिंदु जो दिए गए हैं उनको पहले देख लें। यह चूँकि सबसे पहला है नो एक्शन, तो नो एक्शन में आप लोग लिखेंगे यह डिफ़ॉल्ट विकल्प है। यह विकल्प बताता है कि उपयोगकर्ता को मास्टर टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट करने की अनुमति नहीं है यदि संबंधित रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल में मौजूद है। सेकेंड पॉइंट आता है अपडेट कैस्केड। यह विकल्प पर यूजर को संदर्भित फील्ड को हटाने या उसे अपडेट करने की अनुमति देता है, लेकिन इसके साथ किसी भी ट्रांजैक्शन टेबल में सभी संबंधित रिकॉर्ड भी हटा दिए जाएंगे या फिर उसे अपडेट कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है सेट नल। चूँकि सेट नल के अंतर्गत यदि कोई फील्ड कहीं से कोई वैल्यू हटा दी जाती है या डिलीट कर दी जाती है तो इसमें हम नल वैल्यू सेट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है यह विकल्प सभी संबंधित फील्ड के लिए कोई निश्चित डिफ़ॉल्ट मान प्रदान करता है यदि मास्टर रिकॉर्ड हटा दिया जाता है या उसे अपडेट किया जाता है। तो बच्चों, जब हम किसी वैल्यू या किसी भी चीज़ को अपडेट करते हैं या फिर हम उसको हटाते हैं तो उसकी जगह पर हम चाहते हैं कि कुछ हमारा ज़रूरी संदेश उसमें दिखे, तो उसके लिए हम सेट डिफ़ॉल्ट का उपयोग कर सकते हैं और इसमें आप जो भी डेटा सेट करेंगे वह आपको डिफ़ॉल्ट रूप से वहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद बात करें तीसरे प्रश्न का उत्तर हम इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप लोग इंग्लिश में इसका उत्तर देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नो अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यू शुड एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। LibreOffice Base gives us following 4 options to choose from to maintain referential integrity in such cases. For example, if a student admission number 1001 is not present in the master table or has been removed, then this number should not be available in the transaction table or the record related to it should not be available. इसके बाद फर्स्ट पॉइंट इज नो एक्शन। दिस इज द डिफॉल्ट ऑप्शन। दिस ऑप्शन स्टेट्स दैट अ यूजर शुड नॉट बी अलाउड टू अपडेट और डिलीट एनी रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल इफ एनी रिलेटेड रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द ट्रांजैक्शन टेबल। अपडेट कैस्केड में आप लोग लिखेंगे दिस ऑप्शन अलाउ द यूजर टू डिलीट और अपडेट द रेफरेंस्ड field but along with it all the related record in any of the transaction table will also be deleted or updated. Third point is set null. This option assign null value to all the related field if the master record is deleted or updated. And last point is set default. This option assign any fixed value default values to all the related field if the master record is deleted or updated. तो बच्चों, इस प्रकार से 3 प्रश्नों के उत्तर यहीं पर हमारे समाप्त होते हैं और चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है जो कि आप लोगों का प्रश्न है 1-to-1 रिलेशन और 1-to-many रिलेशन के बीच में अंतर हमें यहाँ पर बताना है, साथ ही इसको हमें एक उदाहरण के माध्यम से समझाना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को 1-to-1 के बारे में बताया गया है। तो 1-to-1 के अंतर्गत आप लोग लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट 1-to-1 रिलेशन एक तालिका में एक रिकॉर्ड को दूसरी तालिका में एक रिकॉर्ड के साथ में जोड़ते हैं। यहाँ पर 2 टेबल हैं, 2 टेबल में एक टेबल के प्राइमरी की को दूसरी टेबल की प्राइमरी की के साथ में जोड़ दिया जाता है, इसे 1-to-1 रिलेशन कहते हैं। दूसरा आता है 1-to-1 रिलेशन को सक्षम करने के लिए या फिर उसे इनेबल करने के लिए फॉरेन की में एक कोई भी अद्वितीय बाधा जोड़ने की आवश्यकता है जिससे कि आपका फॉरेन की यूनिक रहे। देखेंगे 1-to-many में, तो 1-to-many में आप लोग लिखेंगे 1-to-many रिलेशन एक तालिका के एक रिकॉर्ड को दूसरी टेबल में कई रिकॉर्ड से जोड़ देते हैं। अभी हम इसको आगे देखने वाले हैं किस प्रकार से इसको समझेंगे। तो यहाँ पर एक तालिका यानी कि पहली जो टेबल होगी, पहली टेबल के एक रिकॉर्ड को दूसरी टेबल के कई सारे रिकॉर्ड से जोड़ दिया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है 1-to-many रिलेशन में कई सारी फॉरेन की हो सकती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पहली टेबल के एक रिकॉर्ड को दूसरी टेबल में कई जगह पर जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर कई सारी फॉरेन की उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 1-to-1 रिलेशन को, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक कस्टमर आईडी दी गई है और यहाँ पर भी एक कस्टमर आईडी दी गई है। तो यहाँ पर एक फील्ड को इसकी एक फील्ड को केवल एक ही जगह पर जोड़ा गया है, यानी कि यदि हम कहें कि इसमें जो प्राइमरी की है वो केवल एक ही जगह पर फॉरेन की बन रही है, तो इसलिए इसका जो नाम होगा या फिर यहाँ पर जो रिलेशनशिप होगा वह होगा 1-to-1 रिलेशनशिप।
इसी की जगह यदि हम बात करें वन टू मैनी रिलेशनशिप की, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर वन टू मैनी रिलेशनशिप को देख सकते हैं, जहां आप लोग देखेंगे यहां पर एक प्राइमरी की टीचर आईडी बनी हुई है। इस टीचर आईडी जो प्राइमरी की है, इसमें आपको ये प्राइमरी की कुछ वैल्यूज़ देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन जो हमारी दूसरी टेबल क्लास एलोकेशन वाली टेबल है, इसमें ये जो टीचर आईडी है इसको एज अ फॉरेन की यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जो टीचर आईडी T002 है वह यहाँ पर भी उपयोग हो रही है और यहाँ पर भी उपयोग हो रही है। आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो जब यह दो जगह उपयोग इसमें हो रही है, तो इसलिए इसको इसमें फॉरेन की दो जगह पर उपयोग हो रही है, इसलिए इसको वन टू मैनी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जगह और यहाँ पर एक से ज़्यादा जगह उपयोग हो रही है। उसी प्रकार से यदि हम देखें 765 को, तो 765 को हम देख सकते हैं यहाँ भी उपयोग किया जा रहा है, यहाँ पर भी उपयोग किया जा रहा है और नीचे भी उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसको तीन जगह पर इसमें उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो रिलेशन होगा वो आपका वन टू मैनी रिलेशन होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं किस प्रकार से आप लोग वन टू वन और वन टू मैनी रिलेशनशिप को देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि वन टू वन में एक जो आपकी प्राइमरी की है वो केवल एक ही जगह पर इसमें फॉरेन की का उपयोग कर रही है, इसीलिए इसको वन टू वन रिलेशन कहते हैं। वहीं यदि हम वन टू मैनी की बात करें, तो वन टू मैनी में जो आपकी प्राइमरी की पहली टेबल में होती है वह एक जगह है, जबकि दूसरे में वह फॉरेन की के रूप में काम कर रही है और दो जगह पर काम कर रही है। तो इसीलिए इसको वन टू मैनी रिलेशनशिप कहा जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि वन टू वन और वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है। अब हम बात करें कि इस प्रश्न का उत्तर इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाएगा, या फिर पहले हम वन टू वन का उदाहरण भी देख लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे वन टू वन का उदाहरण, वन टू वन रिलेशनशिप में एक तालिका में एक रिकॉर्ड अन्य तालिका में केवल और केवल एक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। हम पीछे देख के आए हैं। उदाहरण के लिए एक स्कूल डेटाबेस में प्रत्येक छात्र के पास केवल एक छात्र आईडी होती है। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई छात्र है, स्टूडेंट है, तो उसके पास जो केवल स्टूडेंट आईडी होगी वो मात्र एक ही स्टूडेंट आईडी होती है एक बच्चे के लिए। तो और उसी से संबंधित उसका पूरा रिकॉर्ड डेटाबेस में तैयार किया जाता है और प्रत्येक छात्र आईडी केवल एक व्यक्ति को सौंपा जाता है, जो कि एक आईडी एक ही व्यक्ति को दी जाती है। इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से वन टू वन रिलेशनशिप को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, जो कि एक प्राइमरी की का काम कर रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक ही जगह पर इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी इसमें उपयोग की गई है, तो इसमें वह फॉरेन की का काम कर रही है। तो इस प्रकार से वन टू वन रिलेशनशिप होता है। दूसरा आता है वन टू मैनी रिलेशन। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप में एक तालिका में एक रिकॉर्ड किसी अन्य तालिका में एक या अधिक रिकॉर्ड के साथ में संबंध या फिर यहाँ पर रिलेशन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक ग्राहक के पास बिक्री के कई सारे आदेश हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वन टू मैनी रिलेशनशिप देखने के लिए मिलती है, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल कस्टमर्स के नाम की बनाई गई है, दूसरा ऑर्डर के नाम से बनाई गई है। तो एक जो कस्टमर आईडी आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर ऑर्डर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कस्टमर कई प्रकार के ऑर्डर यहाँ पर कर सकता है, या फिर एक कस्टमर कई सारी कंपनियों को एक ही चीज़ के ऑर्डर कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो रिलेशन होगा वह होगा वन टू मैनी रिलेशन। आप कुछ इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट कोई एक दुकानदार है, एक कस्टमर है, एक कस्टमर एक दुकानदार को कुछ ऑर्डर दे रहा है, तो वह आपके एक से ज़्यादा प्रकार के प्रोडक्ट को यदि ऑर्डर कर रहा है, तो वहाँ पर जो रिलेशनशिप होगा वो वहाँ पर वन टू मैनी रिलेशनशिप के तौर पर देखा जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे चौथे क्वेश्चन का उत्तर भी यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही आप लोग एक और एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर वन टू मैनी रिलेशनशिप को समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक कस्टमर टेबल बताई गई है जिसमें कि आईडी 1 2 3 4 5 है। इसने कुछ ऑर्डर यहाँ पर प्लेस्ड किए, जो कि आपकी ऑर्डर आईडी 1 2 3 यहाँ पर ऑर्डर आईडी बन रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वन टू मैनी रिलेशनशिप का उपयोग हो रहा है, क्योंकि एक कस्टमर जिसकी आईडी 1 2 3 4 5 है और वह कई सारे ऑर्डर या अलग अलग ऑर्डर आईडी उसके पास उपलब्ध हैं। तो यहाँ भी वन टू मैनी रिलेशनशिप देखने के लिए हमें मिल जाती है। बात करें पांचवें प्रश्न की, तो बताया गया है कि एक उदाहरण के साथ मैनी टू मैनी संबंध या फिर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को समझाना है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर इसका उत्तर देख सकते हैं। मैनी टू मैनी संबंध तब होता है जब एक तालिका में कई रिकॉर्ड किसी अन्य तालिका में कई रिकॉर्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो बच्चों,
यहाँ पर जो रिकॉर्ड होंगे वो एक आपकी 2 तालिकाएं हैं और दोनों तालिकाओं के जो डेटा हैं वो आपकी एक दूसरे के कई सारे रिकॉर्ड से जुड़ी हुई देखने के लिए हमें मिल जाती हैं। तो रिलेशनशिप डेटाबेस सिस्टम आमतौर पर आपको 2 टेबल के बीच में सीधे मैनी टू मैनी संबंधों को लागू करने की अनुमति नहीं देता है। जैसे कि इनवॉइस ट्रैक रखने के लिए उदाहरण पर यदि हम विचार करें तो आप लोग देख सकते हैं, यदि एक ही इनवॉइस नंबर के साथ कई इनवॉइस आपको दी गई हैं और आपके पास किसी ग्राहक ने अपना इनवॉइस नंबर के बारे में अगर आपसे कोई पूछताछ की है तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि वह किस नंबर का उल्लेख कर रहे थे या फिर वह इनवॉइस किसको देनी है, क्योंकि यहाँ पर जो समस्या बनी है वो यह बनी है कि एक ही नंबर की इनवॉइस हैं जो कि आपकी कई सारी इनवॉइस यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। और यदि किसी व्यक्ति ने आपसे कोई इनवॉइस नंबर बोला कि मुझे यह इनवॉइस नंबर का इनवॉइस दीजिए, तो आपको अब यह पता नहीं चलेगा कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कौन सा इनवॉइस उपलब्ध कराना है। यह प्रत्येक इनवॉइस के लिए एक अद्वितीय मान निर्दिष्ट करने का एक कारण बन सकता है। इस समस्या से बचने के लिए आप एक तीसरी तालिका का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप मैनी टू मैनी को वन टू मैनी रिलेशनशिप में तोड़ सकते हैं, जिसे ज्वाइंट टेबल कहा जाता है। ज्वाइंट टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड में एक मैच फील्ड शामिल होता है, जिसमें शामिल होने वाले 2 टेबल की प्राइमरी की का मान होता है। जैसे कि हम लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप थी उसको हमने 3 टेबल में तोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट की टेबल है, यहाँ पर क्लासेस की टेबल हो गई और यहाँ पर उसकी इनरोलमेंट की टेबल हो गई। स्टूडेंट टेबल में हमने एक स्टूडेंट की आईडी ली, क्लास टेबल में हमने एक क्लास की आईडी ली और इस दोनों टेबल को हमने एक तीसरी टेबल यानी कि इनरोलमेंट वाले से ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पर यदि हम इनरोलमेंट वाली टेबल में देखें तो यहाँ पर एक इनरोलमेंट आईडी ली गई है और इससे स्टूडेंट आईडी को इसमें फॉरेन की बनाया गया है और यहाँ से क्लास आईडी को इसमें फॉरेन की बनाया गया है। तो इस प्रकार से इसमें 2 टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ पर ली गई है फॉरेन की के रूप में, क्लास आईडी यहाँ पर ली गई है फॉरेन की के रूप में, जबकि जो आपकी इनरोलमेंट आईडी है वो इसी की आपकी इनरोलमेंट टेबल की ही है। तो इस टेबल को हम ज्वाइंट टेबल कहते हैं और ज्वाइंट टेबल के माध्यम से हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को पूरा करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेन की आपको 2 बताई गई हैं और यह आपको प्राइमरी की दी गई है स्टूडेंट आईडी और यहाँ पर प्राइमरी की आपको क्लास आईडी देखने के लिए मिल जाती है। तो जो आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप थी उसको सबसे पहले 1 टू मैनी रिलेशनशिप किया और उसके बाद आपका एक ज्वाइंट टेबल बना करके उसको यहाँ पर परफॉर्म कराया गया है। तो इस प्रकार से हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को यहाँ पर परफॉर्म कराते हैं। इसमें आप आगे लिखेंगे, ज्वाइंट टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड में एक मैच फील्ड शामिल होता है, जिसमें शामिल होने वाले 2 टेबल की प्राइमरी की का मान होता है। ये फॉरेन की फील्ड डेटा के साथ पॉपुलेट हैं क्योंकि ज्वाइंट टेबल में केवल रिकॉर्ड या तो टेबल में से जुड़ता है। छात्रों और कक्षाओं के बीच एक से कई संबंधों का एक विशिष्ट उदाहरण है। एक छात्र कई कक्षाओं के लिए पंजीकरण कर सकता है और एक कक्षा में कई सारे विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं, जो कि हम इसको देख चुके हैं यहाँ पर। तो बच्चों, यह आप लोगों को जितने भी इसमें डायग्राम बताए गए हैं वह सारे डायग्राम आप लोगों को अपनी कॉपी में और एग्जाम में बना करके आएंगे यदि आपको संबंधित प्रश्न आता है। बात करें इस प्रश्न का उत्तर आप लोग इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप लोग सबसे पहले 1 to 1 का प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताया गया है। तो 1 to 1 में आप लोग लिखेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप एसोसिएट 1 रिकॉर्ड इन 1 टेबल विद अ सिंगल रिकॉर्ड इन द अदर टेबल। And second point is to enable 1 to 1 relationship you need to add unique constraint to foreign key। 1 to many में आप लोग राइट करेंगे 1 to many relationship associate 1 record in one table with many record in another table। second point is 1 to many relationship the table contain many foreign keys। तो बच्चों, इसको तो हम पहले ही समझ चुके हैं, आप लोग इसको अपनी कॉपी में राइट कर लेना। इसके बाद बात करें एग्जाम्पल ऑफ 1 to 1 रिलेशनशिप की, तो इन 1 to 1 रिलेशनशिप 1 रिकॉर्ड इन अ टेबल इज एसोसिएट विद 1 एंड ओनली 1 रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। फॉर एग्जाम्पल, in a school database each student has only 1 student id and each student id is assigned to only 1 person। 1 to 1 relationship look like this figure। आप लोग पहले ही इसको देख चुके हैं। बात करें 1 to many रिलेशनशिप की, इन 1 to many रिलेशनशिप 1 रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन बी एसोसिएट विद 1 or more रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। For example, each customer can have many sales order। 1 to many relationship look like this in the figure relationship figure।
तो आप लोग यहाँ पर अपनी कॉपी में इन फिगर्स को भी बनाएंगे। बात करें 5वें प्रश्न का उत्तर इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आप लोग इसका उत्तर इंग्लिश में देख सकते हैं। अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ऑकर व्हेन मल्टीपल रिकॉर्ड इन अ टेबल आर एसोसिएट विद मल्टीपल रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। Relationship database system usually don't allow you to implement a direct many-to-many relationship between two tables. Consider the example of keeping track of invoices. If there were many invoices with the same invoice number and one of your customers inquired about that invoice number, you wouldn't know which number they were referring to. This is one reason for assigning a unique value to each invoice. To avoid this problem, you can break the many to many relationship into one to many relationship by using a third table called a joint table. Each record in a joint table include a match field that contain the value of primary keys of the two tables it joins. These foreign key fields are populated with the data as record in the joint table are created from either table it joins. A typical example of a many-to-many relationship is one between student and classes. A student can register for many classes and a class can include many students. तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग जो चैप्टर क्रमांक 10 है, चैप्टर क्रमांक 10 के उत्तर आप लोगों के खत्म होते हैं। आप इन सभी उत्तरों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग मैं देख रहा हूँ वीडियो को बहुत कम बच्चे लाइक करते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग लाइक करें और पसंद नहीं आता है तो अनलाइक करें, लेकिन कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो आप लोगों को ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों के लिए जो मैं कंटेंट उपलब्ध करा पा रहा हूँ वह किस प्रकार का कंटेंट है और आप लोग क्या उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक या अनलाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो जो मिलते रहें। तो आप लोग इन सभी उत्तर को अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर क्रमांक 11 से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स बताए जाएंगे। तब तक आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर राइट करें। धन्यवाद।